Welcome back students in our same digital classroom. Class 9 we were talking about the chapter the French Revolution, and in last video we have talked about the small story how decision at that time period taken in about tax decisions, that in assembly people were gathered in assembly and the third section of the people left the assembly because the decision they proposed to the government had been declined. Then what they did, they just gathered in indoor tennis court of Versailles Palace, the same Versailles Palace जिसके first video में मैंने आपको बताया था कि Versailles Palace was a very beautiful palace where king used to invest and waste his all money. जब उस पैलेस में लोग इकट्ठा हुए, उनके मोटिव वहाँ पे ये थी कि दे आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर ओन सेल्फ. वो लोग अब खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए बिना हार नहीं मानने वाले. उन लोगों ने कसम खा ली थी, शपथ ले लिया था दैट दे आर गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री. बट व्हाट हैपेंड एट दैट सिनेरियो, व्हाट हैपेंड देयर कि वो सारे लोग थे थर्ड स्टेट पीपल थे. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, वो थर्ड स्टेट पीपल ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का हेड बना लिया, पूरे कंट्री का हेड खुद ही कंसीडर कर लिया और खुद ही उन लोगों ने कंसीडर कर लिया कि अब हम ही लोग इस कंट्री को चलाने वाले, चाहे इसके लिए जो भी सर्कमस्टांसेस हम लोग को झेलनी पड़े. तो देन हुआ ये कि उनके सपोर्ट में थे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग. वन वॉज मीराब्यू एंड सेकेंड वॉज अबे साइरस. Mirabeau was a very powerful person. He belongs to noble family, and Abe Cyrus was a person he's a priest. So basically these people belongs to first and second state. लेकिन ये लोग सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट को. उनके पास में जो ये मीराबेऊ थी, इनकी एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी थी दैट ही हैव अ वेरी गुड क्वालिटी अबाउट स्ट्रॉन्ग स्पीच फॉर्मेशन. उनके जो स्पीच होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते थे लोगों के ऊपर में. एंड बेसिकली ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्टर ऑफ द प्रिविलेज गिवन टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज. उसे खुद नोबलिस्ट होने के बाद भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को इतनी सारी अच्छी प्रिविलेज देकर रखी गई है और थर्ड स्टेज जो है उसके अंडर एक्सप्लॉइट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है. तो ये दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा थर्ड स्टेट पीपल को इंकरेज करने में, और जो भी हेल्प इनसे बन पड़ता था इसकी वजह से जो नोबलिस्ट पीपल एंड क्लर्जी पीपल थे वो लोग अपने ही इन दोनों लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे. तो इन लोगों ने क्या करा था, जो अबे साइरस है, इन लोग जो हेल्प तो कर रहे थे थर्ड स्टेट पीपल को, एंड अबे साइरस हैज ऑल्सो रिटन अ बुक. द बुक नेम इज व्हाट इज थर्ड स्टेट. उस थर्ड स्टेट वाले बुक में उसने बताया था कि थर्ड स्टेट के साथ में शुरू से लेकर अब तक में क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होते जा रहे हैं और क्या क्या उनकी लाइफ की हैबिटेट को झेलने में उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो फिर उसके बाद में इन दोनों का तो सपोर्ट था ही था. अब इन दोनों के सपोर्ट की वजह से इन लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के काम को आगे बढ़ा रहे थे, थोड़े से मोटिवेटेड भी फील कर रहे थे दैट देयर इज़ सम गुड डीड्स इन दीज पीपल. और अभी भी ऐसे लोग हैं फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में जो कि पूरा का पूरा थर्ड स्टेट को रिवॉल्ट नहीं करेंगे. अब उसके बाद में हुआ ये कि मौसम में क्या हुआ, ख़राब मौसम की वजह से फूड ग्रेन्स पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया. जब फूड ग्रेन्स पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरा ख़राब हो गया तो सारी चीज़ें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन वाले कंडीशन आ गए. इन्फ्लेशन की कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सारी चीज़ें महंगी हो गई. फूड ग्रेन्स खराब होने की वजह से ब्रेड के जो प्राइजेस थे दैट ऑल्सो गेट राइजेस. उसके बाद लोगों को हुई दिक्कत, क्योंकि अब वो प्राइस कहाँ से ब्रेड खरीदेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाकी चीज़ें अपने खाने पीने के लिए लाएंगे. और उसके बाद में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, अब इसके लिए किंग तो कुछ कर सकते नहीं थे, सीधी सी बात है. अब ये प्रॉब्लम झेल रही थी थर्ड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट का तो टैक्स पे करने से काम चल जाता था. अब लोगों को गुस्सा और ज़्यादा भड़का और 14 जुलाई 1789 के प्रोटेस्ट में, जिसके बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था, दीज पीपल जस्ट ब्रेक आउट द बेस्टाइल जेल. उन लोगों ने बेस्टाइल जेल को ही तोड़ दिया कि ना रहेगा ये जेल, ना यहाँ पे ये हम लोगों को कैद करेंगे या फिर किसी भी तरह का कोई भी ख़राब ट्रीटमेंट देंगे. उन लोगों ने जेल ही तोड़ दिया. उसके बाद में ये सारी चीज़ें, सारा नज़ारा लुई 16 देखते रह गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी. ही कांट कंट्रोल द होल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस, एंड इवन व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड सम पॉपुलेशन ऑफ first and second state are also going to protect them and also going to be in their support. So there Louis XVI was too helpless. Then what happened कि एक बार रूमर्स आ गई कि ये जो नॉबल पीपल है, किंग के लोग हैं,
उन लोगों ने ही कुछ लोगों को भेजा था फार्मर्स के फसल को खराब करने के लिए, वो सारी फूड ग्रेन डैमेज करने के लिए। अब ये रूमर्स कितने सच थे नहीं थे ये तो इतने पास में किसी को कंफर्म पता है नहीं, लेकिन इस रूमर्स की वजह से जो भड़के हुए और गुस्साए और गरीब और टेंशन और डिप्रेस्ड वाले किसान थे, वो लोग पहुंच करके सारे नॉबलिस्ट लोगों का घर वर तोड़ दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी बर्बादी उन लोगों से बन पड़ी उन लोगों ने सारी बर्बादी कर दी। देन व्हाट हैपेंड, लुइस 16 वाज नाउ हेल्पलेस, होपलेस, देन ही सरेंडर्ड। उसने 14 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 को खुद को सरेंडर कर दिया। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू बी योर किंग, रूल योर किंगडम, rule your country at whatever level and whatever method you people wanted to do. Then ये तो उनका सरेंडर खैर विलफुल नहीं था, उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लुइस 16 ने सरेंडर कर दिया। आफ्टर दैट जो चर्च की लैंड थी क्लर्जी पीपल की, वो फार्मर्स को एज अ फील्ड दे दी गई। एंड उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आए व्हेन लुइस 16 सरेंडर्ड हिमसेल्फ। फर्स्ट वाज और कोई अब प्रिविलेज नहीं बचेगी, जो उन लोगों के पास में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास में जितने भी प्रिविलेज प्रोवाइड किया गया था किंग के रूल के अंदर, किंग के लॉ के अंदर, वो अब नहीं मिलने वाली थी। उसके बाद में पावरफुल प्रोड्यूस, पावर प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन की जो पूरे पावर अथॉरिटी होती है कि कहाँ पे फार्मिंग प्रोडक्शन हो गया या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, ये सारी अथॉरिटी जो थी किंग के पास थी। पर ये अथॉरिटी किंग से लेकर के उनके पास में दे दी गई जिनके वो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को ओन करता था। इसके पीछे अब किंग का कोई पावर नहीं रह गया कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई डिसीजन दे भी पाएगा। उसके बाद में लॉ रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से लॉ का फॉर्मेशन हुआ और उसमें हुआ ये था कि जिसके भी पास में पावर्स होते थे, अथॉरिटी होती थी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जाए। पहले तो इनके पास में पावर वही फर्स्ट स्टेट के पास में, सेकेंड स्टेट के पास में, बट अब जो है वापस से सारी लॉ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी लॉज को अब शुरू से बनाई जाएगी। देन एक जो डायरेक्ट टैक्स था टाइल्स, उस डायरेक्ट टैक्स को भी लोगों ने हटवा दिया। जो टैक्स जो थे सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पे करते थे। अब क्या हो गया, ये जो किंगडम है पूरी की पूरी मोनार्की सिस्टम चेंज हो गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में, और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ 1791 में। वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस हुआ फॉर्म होने के लिए, जहाँ पे मोटिव ये था कि सबसे पहले किंग की जो पावर होगी उसको लिमिट किया जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनकी कंट्री कभी डेमोक्रेटिक भी हो पाएगी, क्योंकि उनको यही लगा था कि अब नेक्स्ट जो बनेगा वो किंग ही बनेगा, इस किंग के बाद में कोई और किंग बनेगा, भले हमारे ही सपोर्ट से बने। पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल उन लोगों ने तय कर दिया था कि अब चाहे जो भी किंग बने, अपनी मनमर्जी कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहला मोटिव ये था कि किंग की जो पावर है उसको लिमिट कर दी जाए। दूसरी मोटिव ये थी कि अब एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा जिसमें 3 तरह के गवर्नमेंट ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी जो है कंसेप्ट, इसके बारे में डिटेल में आप सिविक्स में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगी ऑफ कोर्स, लेकिन अभी आपको इतना बता दो कि लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन पार्ट होती है गवर्नमेंट की जो कि लॉ की फॉर्मेशंस करते हैं, जो लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक IAS, PCS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस एंड ऑल दैट। और उसके पास लेजिस्लेटिव होते हैं हमारे मिनिस्टर्स जो लॉ की फॉर्मेशन करते हैं, एग्जीक्यूटिव बताया जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये लॉ फॉर्मेशन के बाद में जो लॉ की एग्जीक्यूशन होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई भी ऐसे इश्यूज आ गई, तो उसका जजमेंट जो है वो जुडिशियरी गवर्नमेंट करती है, दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये है 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी। उसके बाद में अब वोटिंग किस तरीके की होगी। फ्रांस के पूरे 28 मिलियन लोगों में से जस्ट 4 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल थे, उसके अलावा और कोई वोट नहीं कर सकता था। हुआ ये कि अब ये जो 4 मिलियन लोग हैं वो लोग चूज करेंगे एक जज और 50,000 इलेक्टर्स। ये लोग जो कि वोट करने के लायक थे, ये लोग इलेक्टर्स को चुनते थे। जो सिटीजन्स होते थे वो वोट करके चुनते थे इलेक्टर्स को, और जो इलेक्टर्स होते थे वो वोट करके बनाते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। अब ये जो 50,000 इलेक्टर्स है वो लोग 745 मेंबर्स को चुनती थी। वो जो मेंबर्स होते थे वो कंट्रोल करते थे किंग को, ठीक है, किंग के सारे डिसीजंस को
और जो भी किंग होने वाला है, जो भी लीडर बनने वाला है, उसके सारे डिसीजंस को अप्रूव करना, उसके साथ में मिलके काम करना एज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स दे यूज टू हेल्प ईच अदर। देन व्हाट हैपन, किंग के पास में क्या बचा, अब तो सब कुछ लोगों के पास में मिल गया, तो किंग के पास भी भाई पुराना किंग है तो एज अ रिस्पेक्ट ऑफ टोकन कुछ बचना चाहिए। तो किंग के पास में बची वेटो पावर। वेटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे डिसीजन जो ली गई है नेशनल असेंबली के थ्रू, उसके खिलाफ किंग जो है उसको डिसीजन को चेंज कर सकता है। हाँ, ये बात सीधी सी है कि वो अपना डिसीजन नहीं इम्प्लाई कर सकता, पर उस डिसीजन के खिलाफ उसके पास में अथॉरिटी है कि उस पावर को वो नहीं इम्प्लीमेंट होने दे सकता अगर वो उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न बता सकते हैं। तो ये पावर थे किंग के पास में, किसी भी पावर को इम्प्लीमेंट होने से रोकने की वीटो पावर। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 28 मिलियन पीपल में से बस 4 मिलियन पीपल वोट कर सकते हैं। वो 4 मिलियन पीपल आखिर कैसे लोग होते थे जो वोट कर सकते थे? बेसिकली सबसे पहली बात, दे शुड बी मेल, सेकेंड देयर एज शुड बी मोर देन 25 ईयर्स, एंड थर्ड दे शुड बी अ टैक्स पेयर। वो टैक्स पे करने वाले पर्सन होने चाहिए थे। उनका टैक्स जो वो पे करते हैं वो एटलीस्ट किसी भी एक मजदूर के 3 दिन के वेज रेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि द पर्सन, द सिटीजन हु इज ग्रेटर देन 25 ईयर ओल्ड बीइंग अ मेल एंड अ टैक्स पेयर ऑफ taxpayer in comparison of 3 days wages of any other labor, means his tax is equal to the wages of 3 days of any labor. They are also known as active members or active citizens of the France. और जो लोग वोट नहीं कर सकते थे, they are considered as passive citizens of the France. So this is all about the chapter which we come to know about the French Revolution, and it is not the end of the chapter because some further videos and topics are also there. इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी उस टाइम पे बनी थी फ्रांस की, उसमें भी वही सब चीज़ें मेंशन की गई थी जो कि नॉर्मल हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की जाती है, लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू लीव, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये सब सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स प्रोवाइड किए थे, इनको भी टेक केयर करती थी गवर्नमेंट। और ये सब राइट्स सबके पास में थे, मेल फीमेल बच्चे सबके पास में ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करी गई थी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस विच इज़ मेड आफ्टर द सरेंडर ऑफ लुई 16 एंड इट इज़ मेड इन द नेशनल असेंबली ऑफ द फ्रांस। सो फॉर टुडेज सेशन इतना बहुत हो गया। फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नॉट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, इन दिस चैप्टर ओनली, फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।